हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और हम लोग बात कर रहे थे मानव जनन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बारे में देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा कि स्पर्म कैसे बना और oogenesis में देखा कि सेकेंडरी oocyte कैसे बना। तो आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो ये एक फिलोपियन नलिका का स्ट्रक्चर है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे ये एम्फुला है, इस पतले वाले भाग को स्थमस बोलते हैं। ये कीपनुमा भाग इसको इन्फंटिबुलम बोला जाता है और इसे बोलते हैं झालर या फिम्बरी। ये अंडाशय है, ये गर्भाशय है और ये एंड्रोमीट्रियम है, ये सर्विक्स और ये वेजाइना। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के फलस्वरूप जो सेकेंडरी oocyte होता है ये यहाँ से बाहर निकलता है और जो फिम्बरी होता है वो उसको पिक करता है, वो उसको कैच करता है और ये फिम्बरी की सहायता से प्रवेश करता है इस फिलोपियन नलिका के अंदर। अब जो oocyte होता है वो मूवेबल सेल नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? तो जो फिलोपियन नलिका होती है उसमें सिलिएटेड ऊतक पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से जो सेकेंडरी oocyte है वो मूव करते हुए पहुंचता है एम्फुला वाले रीजन पे। अब जो सेकेंडरी oocyte वो पहुंचेगा कहाँ पे? एम्फुला वाले रीजन पे। इस एम्फुला के स्थान पर जो सेकेंडरी oocyte होगा, ये जो द्वितीयक oocyte है, ये यहाँ पे 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। फिलोपियन नलिका में सेकेंडरी oocyte 24 घंटे तक जिंदा रहता है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो भी कहाँ होता है? एम्फुला वाले रीजन पे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में निषेचन कहाँ पे होता है, तो वो होता है एम्फुला वाले स्थान पे। ये तो हो गया। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बहुत सारे स्पर्म यहाँ से प्रवेश करते हैं। एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैकुलेट होते हैं, स्खलित होते हैं। अब जैसे स्पर्म आगे सर्विक्स को पार करके आगे गर्भाशय की ओर बढ़ता है, अब यहाँ का जो माहौल होता है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, वो बहुत ही अम्लीय होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। दूसरी बात, यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है और हम जानते हैं कि जो स्क्रॉटम होता है यानी कि जो वृषण पाली होती है वो शरीर से बाहर इसीलिए होता है क्योंकि स्पर्म के लिए शरीर से कम टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक है, बहुत सारे स्पर्म इन दो कंडीशन की वजह से मर जाते हैं। तीसरा, इस फीमेल के लिए जो स्पर्म होता है वो बाहर से आई हुई कोशिका होती है, तो उनका जो फैगोसाइट होता है यानी कि उनकी जो भक्षण करने वाली कोशिका होती है उसकी वजह से और अधिक स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। जो भी स्पर्म बचता है वो आगे बढ़ता है। अब ये जो एंड्रोमीट्रियम है ये इसमें स्रावी अवस्था में है, यहाँ से सिक्रीशन कर रहा है। अब सिक्रीशन के दौरान ये क्या करता है? स्पर्म की प्लाज्मा झिल्ली को रिमूव करता है। जैसा कि हम लोगों ने स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखा था, ये स्पर्म का हेड हो गया, ये स्पर्म का हेड हो गया, जहाँ पे ये आगे वाला भाग एक्रोसोम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये मिडिल पीस और ये टेल। ठीक है। अब इसके चारों तरफ प्लाज्मा की झिल्ली लगी होती है। तो इस प्लाज्मा झिल्ली को, ये जो एंड्रोमीट्रियम स्रावी अवस्था में है, जिससे इस प्लाज्मा झिल्ली को रिमूव किया जाता है, इसको कमज़ोर किया जाता है। अगर हम प्लाज्मा झिल्ली को रिमूव नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में समस्या होगा, तो इसे यहाँ पे रिमूव किया जाता है। इसे रिमूव करने की प्रक्रिया को कैपासिएशन बोलते हैं, जिसमें टोटल 7 घंटे का टाइम लगता है। कैपासिएशन में टोटल 7 घंटे का समय लगता है। अब स्पर्म धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे और कुछ इधर जाएंगे।
अब फाइनली सेकेंडरी oocyte के पास बहुत सारे स्पर्म पहुंचेंगे, लगभग 200 से 300 के आसपास। अब अगर हम देखेंगे oocyte को, अगर हम oocyte को इलार्ज करके देखें तो ये हमारा सेकेंडरी oocyte हो गया। इसके चारों तरफ एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और इसके चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये हमारा है द्वितीयक oocyte। जब भी द्वितीयक oocyte ओव्यूलेशन के बाद निकलता है, उसके साथ जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये दो आवरण उसके साथ रहते हैं। अब बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे प्रवेश करना शुरू करेंगे, बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे इंटर करेंगे। अब धीरे धीरे स्पर्म इस जोना पेलुसिडा के आवरण तक टच करेगा। इस जोना पेलुसिडा के आवरण पर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। इसका काम क्या होता है, ये ह्यूमन स्पर्म को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि इसे कैसे पता चलेगा कि ये जो स्पर्म है वो किसी दूसरे जानवर का है या ह्यूमन का है, तो उसे आइडेंटिफाई करने का काम इस रिसेप्टर का होता है जिसे हम लोग ZP3 रिसेप्टर कहते हैं। अब जैसे कोई स्पर्म इस जोना पेलुसिडा यानी इस रिसेप्टर से टच होता है, स्पर्म को अंदर, अब एक्रोसोमल पार्ट जो है वो पहले से टूट चुका है, तो अब ये जो केंद्रक होगा वो इसकी सहायता से प्रवेश कर जाता है इस सेकेंडरी oocyte के अंदर। जैसे ही सेकेंडरी oocyte के अंदर कोई भी स्पर्म का केंद्रक प्रवेश करता है, अब यहाँ पे ब्लॉक की एक प्रक्रिया होती है। ब्लॉक की प्रक्रिया का मतलब ह्यूमन में पॉलीस्पर्मी नहीं होता है, एक को एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है, एक से अधिक स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं करते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे ब्लॉक की प्रक्रिया होती है। तो ब्लॉक जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक स्लो ब्लॉक होता है, एक फास्ट ब्लॉक होता है। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, ये जो कोरोना रेडिएटा होता है ये इनपरमिएबल हो जाती है। अभी क्या है, ये अभी परमिएबल, अभी इनपरमिएबल हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से कोई भी स्पर्म इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा, जैसे ही नर का केंद्रक यानी कि स्पर्म का केंद्रक इस द्वितीयक oocyte के अंदर प्रवेश करता है, ये द्वितीयक oocyte बहुत सारे केमिकल रिलीज करती है, और वो केमिकल क्या करता है, इस ZP3 रिसेप्टर को समाप्त कर देता है। इसे बोलते हैं स्लो ब्लॉक। अब जैसे सेकेंड अब यहाँ पे इंटर कर गया, और हमारा जो द्वितीयक oocyte है, यहाँ पे जो केंद्रक है, अगर आपको याद होगा तो ये अर्धसूत्री विभाजन के मध्यावस्था सेकंड में रुका हुआ है। अब जैसे ये इंटर करेगा, ये अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा करेगा, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनेंगी, एक बड़ी कोशिका होगी, एक छोटी कोशिका होगी। जो बड़ी कोशिका होगी उसको हम लोग बोलेंगे अंड कोशिका या फिर फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बोलेंगे, इसे हम लोग नर प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं। और जो दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, सेकेंड पोलर बॉडी। अब ये जो सेकेंड पोलर बॉडी ये भी आगे चल के समाप्त हो जाएगा। अब अंड कोशिका यानी कि फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और नर प्रोन्यूक्लियाई, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और इसके फलस्वरूप निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। जैसे ही फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और मेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे, निषेचन की जो प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब फीमेल में 23 गुणसूत्र हैं और नर में भी 23 गुणसूत्र हैं, जिसके फलस्वरूप जो पहली कोशिका बनेगी जिससे हम लोग बोलते हैं जाइगोट, इसमें टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। जाइगोट बनता है, जाइगोट को हम लोग टोटीपोटेंट बोलते हैं। टोटीपोटेंट सेल उन्हें बोला जाता है
एक सिंगल कोशिका जिसके अंदर पूरे शरीर को बनाने की क्षमता हो, ऐसी कोशिका को हम लोग टोटिपोटेंट बोलते हैं। तो ह्यूमन में एक मात्र कोशिका है जाइगोट, जिसे हम लोग टोटिपोटेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंत्यारोपण देखेंगे, इम्प्लांटेशन देखेंगे, यानी कि जाइगोट कैसे आगे वृद्धि करके भ्रूण में कन्वर्ट होगा। फिर आपको पता है कि भ्रूण में 3 अवस्थाएं थी, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। तो ये किस प्रकार से होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप जितना भी लाइक शेयर करते हैं उससे हमें एक मोरल सपोर्ट मिलता है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।